फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JIV एंड CIV मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने PPB के यूनिट 16 को कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है NCLED सर्विस पे। तो आइए दोस्तों, टॉपिक को शुरुआत करने से पहले जरा देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक को समझना है। सबसे पहले हमें रेमिटेंस समझना है, उसके बाद दोस्तों हमें सेफ डिपॉजिट लॉकर को समझना है, फर्दर हमें गवर्नमेंट बिजनेस को समझना है दोस्तों, और फाइनली हमें EBT को समझना है। तो ये कुल मिलाकर 4 मेन टॉपिक्स हैं जिसको हमें ध्यान से समझना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो टॉपिक का हेडिंग है NCLED सर्विसेज, ये इसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, वैसा कोई भी सर्विस जो कि बैंक प्रोवाइड करती है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है पहला हमारा प्राइमरी सर्विस। प्राइमरी सर्विस में क्या होगा दोस्तों, प्राइमरी सर्विस में होता है डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट है उसे एक्सेप्ट करना और पैसे को लैंड करना। ठीक है, किसे लैंड करना, तो कस्टमर को लैंड करना और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये तो प्राइमरी सर्विस हुआ कि आप एक तरफ से क्या कर रहे हैं कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पैसे को लैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो डेली प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, बैंक प्रोवाइड मेनी अदर सपोर्टिंग सर्विस। बैंक कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, और वो जो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं दोस्तों, उसे ही हम लोग कहते हैं NCLED सर्विसेज। ठीक है, अब जरा हम लोग कुछ आपको समझ में आ गया कि NCLED सर्विस को यदि शॉर्ट में कहा जाए तो वो बेसिकली आपका एक सपोर्टिंग सर्विस है। और यदि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट NCLED सर्विसेज को देखें तो उसमें सबसे पहला आएगा दोस्तों रेमिटेंस सर्विस। अब जरा समझते हैं दोस्तों कि रेमिटेंस सर्विस का मीनिंग क्या है। देखिए दोस्तों, फंड का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, किसी बैंक के एक ब्रांच से सेम बैंक के दूसरे ब्रांच में, या किसी और बैंक के दूसरे ब्रांच में। तो ये जो फंड का ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेमिटेंस सर्विस। ठीक है, अब देखिए रेमिटेंस सर्विस किस किस तरह के हो सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले रेमिटेंस हो सकता है बैंकर्स चेक के थ्रू, जिसे शॉर्ट में हम लोग BC कहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और तरीका हो सकता है रेमिट फंड फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी हम लोग फंड को रेमिट कर सकते हैं, रेमिटेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा TT होता है। TT होता है दोस्तों टेलीग्राफिक ट्रांसफर। इसके बाद है दोस्तों मेल ट्रांसफर। मेल ट्रांसफर यानी हमारा कहलाता है MT। इसके बाद है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि आप लोग नेफ्ट के नाम से जानते हैं। और फर्दर है हमारा RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सर्विसेज। तो और ऑब्वियस सी बात है, सभी का कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी मीडियम्स हैं जिनके थ्रू ये रेमिटेंस सर्विस को कराया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, वो क्या करेंगे, वो अपना डिटेल पूरा पार्टिकुलर्स, जो भी रेमिटेंस से रिलेटेड पार्टिकुलर्स है वो कस्टमर फिल करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर नेचर ऑफ रेमिटेंस, यानी हमने जो रेमिटेंस का डिफरेंट टाइप बताया, चाहे वो DD हो, MT हो, TT हो, आखिर किस तरह का रेमिटेंस वो कस्टमर चाह रहा है, तो ये मेंशन करेगा। उसके बाद दोस्तों बेनिफिशियरी का कहाँ नाम है, बेनिफिशियरी का क्या एड्रेस है, ये भी मेंशन करना होगा। उसके बाद जिस ब्रांच के लिए रेमिटेंस किया जा रहा है उस ब्रांच का नाम भी लिखना आवश्यक है। और दोस्तों ये तो मस्ट ही है कि नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर ऑफ द रेमिटर और कस्टमर इफ रिक्वायर्ड। हाँ, जो रेमिट कर रहा है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका अकाउंट नंबर, ये भी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों, जरा हम लोग डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक में डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा DD है और जो हमारा बैंकर्स चेक है उसमें क्या बेसिकली डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग में। तो देखिए, एक तरफ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बैंकर्स चेक और राइट हैंड साइड में हमारा डिमांड ड्राफ्ट। तो बैंकर्स चेक बोले या पेमेंट ऑर्डर बोले, बेसिकली एक तरह का चेक होता है जो कि विद इन द सेम सिटी, ध्यान दीजिएगा, एक ही सिटी के अंदर यदि पेमेंट करना है तभी वो वैलिड रहेगा, जिसे हम लोग बैंकर्स चेक कहते हैं। जहाँ तक बात है डिमांड ड्राफ्ट का, तो डिमांड ड्राफ्ट एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कोई भी आदमी किसी एक सिटी का, मान लीजिए कोई आदमी लखनऊ का, वो चाहे तो कोई दिल्ली के दूसरे आदमी को पैसा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जो हमारा बैंकर्स चेक है उसमें सेम सिटी के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों ये तो था मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिक ऑफ कंपैरिजन है, वो है स्पेशल फीचर। ध्यान दीजिएगा, जो जितने भी बैंकर्स चेक होते हैं उन पे साफ साफ लिखा रहता है नॉन नेगोशिएबल, लेकिन जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है, जो कि 20,000 से ऊपर होते हैं, तो उसे अकाउंट पे ही क्रॉसिंग के साथ इशू करना आवश्यक होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि 20,000 के ऊपर के जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं उस पर अकाउंट पेइंग का क्रॉसिंग होना आवश्यक है। तीसरा जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो है बेसिकली क्लियरेंस का। तो जो बैंकर्स चेक हैं वो तो मैंने बताया कि एक ही सिटी के अंदर कोई भी ब्रांच उसे क्लियर कर सकता है। और दोस्तों जहाँ तक बात है डिमांड ड्राफ्ट का, तो एक ही बैंक के कोई भी ब्रांच हो, ठीक है, वो उसे क्लियर कर सकता है। तो अंतर समझ में आ रहा होगा आपको, सिटी का डिफरेंस है। बैंकर्स चेक इज
limited to a particular city only, whereas demand draft it can be extended over any branch of a particular bank. दोस्तों जहाँ तक बात है क्लियरेंस का वो तो मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वो वैलिडिटी। तो बैंकर्स चेक की भी 3 मंथ की वैलिडिटी होती है और डिमांड ड्राफ्ट की भी 3 मंथ की वैलिडिटी हो, ये आपको पता होगा। और दोस्तों स्केल का जहाँ तक बात करें तो बैंकर्स चेक को किसी भी ब्रांच में बैंक का प्रोवाइडेड इट कम्स इन लोकल जुरिसडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, लोकल जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर ही बैंकर्स चेक को क्लियर किया जा सकता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई भी बैंक को ब्रांच कोई सा भी हो मतलब नहीं है, लेकिन बैंक सेम होना चाहिए, ये आवश्यक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी तक जो भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है द वैलिडिटी ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक इज रिस्ट्रिक्टेड टू डैश विद इफेक्ट फ्रॉम डैश एज पर आरबीआई गाइडलाइन। तो ऑप्शन ए कर रहा है 3 मंथ फ्रॉम 1/4/11, 3 मंथ फ्रॉम 1/4/12, 3 मंथ फ्रॉम 1/4/13, 6 मंथ फ्रॉम 1/4/11। अब बताइए, तो अभी हम लोगों ने देखा है वैलिडिटी तो 3 मंथ का होता है, और जहाँ तक बात है कब से लागू किया गया तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये 1 अप्रैल 2012 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जरा। इसमें कहा गया है अ डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक कैन बी रिवैलिडेटेड ओनली डैश विद इन डैश फ्रॉम द इशूड डेट। अब देखिए दोस्तों जो हमारा बैंकर्स चेक है, तो जो हमारा बैंकर्स चेक है या जो डिमांड ड्राफ्ट है उसे रिवैलिडेट किया जाएगा कब। अब देखिए ऑप्शन ए कर रहा है ओनली 1 टाइम इन 6 मंथ, ऑप्शन बी कर रहा है ओनली 2 टाइम्स इन अ ईयर, ऑप्शन सी कर रहा है ओनली 1 टाइम्स इन अ ईयर और ऑप्शन डी कर रहा है ओनली 2 टाइम्स इन अ ईयर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 साल में ओनली 1 टाइम, ठीक है। मतलब जो हमारा बैंकर चेक है या जो हमारा डीडी है उसको रिवैलिडेट हम लोग साल में एक ही बार करते हैं, ठीक है। और ये कब से होता है, फ्रॉम द इशूड डेट के रेस्पेक्ट में। अब देखिए दोस्तों जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसमें एक वर्ड है ऑर्डर का, ठीक है। अब उस ऑर्डर को हम लोगों ने चेंज कर दिया बियरर में बाय द होल्डर ऑफ द डीडी, इट इज कॉल्ड एज। तो ऑर्डर को यदि बियरर में हम चेंज कर दें तो उसे क्या कहेंगे, इंडोर्समेंट कहेंगे, मटेरियल अल्टरेशन कहेंगे, क्रॉसिंग कहेंगे या नन ऑफ द अबव कहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कहलाता है मटेरियल अल्टरेशन, ठीक है। ऑर्डर को यदि बियरर में हम चेंज कर रहे हैं तो ये हम अल्टरेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं दोस्तों, और ये मटेरियल अल्टरेशन का टाइप हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और जो प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, टू अ बियरर कैन नॉट बी, तो ये क्या नहीं हो सकता है ये पूछा गया है दोस्तों। कैन नॉट बी इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक, तो ये कॉमर्शियल बैंक के द्वारा इशू नहीं किया सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोहिबिटेड है किस सेक्शन के अंतर्गत, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो हमारे डिमांड ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट हैं जो कि बियरर के लिए पेबल हो, ये जो है प्रोहिबिट किया गया है हमारा सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 में ये प्रोहिबिट किया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट को पेबल टू बियरर को हम लोग इशू नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डैश इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ अ कस्टमर कंटेनिंग इन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम टू द पेई फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कीवर्ड है जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कस्टमर के बिहाफ में इशू किया गया है, ठीक है। और ये जो है टू पे अ सर्टेन सम टू द पेई, किसे पे किया जा रहा है, तो पेई को पे किया जा रहा है। कहाँ से, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में किसी पर्टिकुलर सेम बैंक के लिए, ठीक है। तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ऑप्शन ए का रहा है चेक, ऑप्शन बी का रहा है बैंकर्स चेक, ऑप्शन सी का रहा है डिमांड ड्राफ्ट और ऑप्शन, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है जब देखिए यहाँ पे लिख दे सेम सिटी तो सेम सिटी आ जाएगा बैंकर्स चेक, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सेम बैंक, तो सेम बैंक में हमारा होता है डिमांड ड्राफ्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो कीवर्ड आपको पता करना है कि कहाँ पे कौन सा कीवर्ड है और किस पार्टिकुलर रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट की कहाँ पे लिमिटेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेदर बैंकर्स चेक इज इशूड फॉर ट्रांसफरिंग मनी ऑफ द पर्सन रिसाइडिंग इन 2 डिफरेंट प्लेसेस। अब बताइए यस और नो या ट्रू और फॉल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, दो डिफरेंट यदि प्लेस पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ तो नहीं होगा। मैंने बताया है कि बेसिकली जो बैंकर्स चेक होते हैं वो सेम सिटी के अंदर लागू होते हैं, और यहाँ पे कह रहा है 2 डिफरेंट प्लेस, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, इसीलिए मैंने ट्राई किया है कि पहले कुछ थ्योरी को कवर किया जाए जिससे कंसेप्ट क्लियर हो, और फिर उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाता हूँ इस पार्टिकुलर पीडीएफ में, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा मेल ट्रांसफर। देखिए दोस्तों मेल ट्रांसफर बेसिकली एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग मनी को रिमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। किसके थ्रू, तो बैंक के थ्रू, ठीक है। मतलब बैंक एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग मनी को रिमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स
हम लोग बात कर रहे हैं मेल ट्रांसफ़र की। मेल ट्रांसफ़र के केस में यदि पेई जो है वो हमारे कस्टमर हैं तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर यदि पेई होंगे तो उनका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। सो इट इज़ यूज फॉर बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल रेमिटेंस। तो दोस्तों ये जो मेल ट्रांसफ़र है इसका यूज हम लोग इंटरनल रेमिटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं या इंटरनेशनल रेमिटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, इस सर्विस के लिए बैंक क्या चार्ज करेगी, कमीशन चार्ज करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग टीटी यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के बारे में, जिसे हम लोग वायर ट्रांसफ़र भी कहते हैं। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है फंड को ट्रांसफ़र करने का। इसमें करते क्या है दोस्तों, मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वाया केबल सर्विस और टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ या केबल सर्विस के माध्यम से, ठीक है, मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में। ओवरसीज़ पेमेंट हो, ठीक है, वो पॉपुलर मेथड हुआ करता था अर्लियर, पहले के ज़माने में, लेकिन अब जो है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र और डिमांड ड्राफ्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, चाहे वो टीटी का केस हो या डिमांड ड्राफ्ट का केस हो। तो दोस्तों ऑप्शन ए कर रहा है बैंकर और कस्टमर का, ऑप्शन बी कर रहा है बेलर एंड बेली का, ऑप्शन सी कर रहा है ट्रस्टी एंड कस्टमर बेनिफिशियरी का, और ऑप्शन डी कर रहा है प्रिंसिपल एंड एजेंट का, और लास्ट ऑप्शन है डेटर एंड क्रेडिटर। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया कि पेई जो होता है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, इसीलिए जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो का डेटर एंड क्रेडिटर। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए अब हम लोग जरा बात करते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस में कुछ बेसिक डिफरेंस का। तो दोस्तों सेटलमेंट टाइप हावरली बैच होता है नेफ्ट में, आरटीजीएस में रियल टाइम होता है, नामी में रियल टाइम लिखा हुआ है, और आईएमपीएस में भी रियल टाइम होता है, ठीक है। यहाँ तक मिनिमम लिमिट की बात है तो नेफ्ट में मिनिमम लिमिट तो कुछ है नहीं। आरटीजीएस में दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 2 लाख का लिमिट है, और आईएमपीएस में भी ₹1 मान के चलिए लिमिट है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम लिमिट, जो एक चीज़ ध्यान रखना होगा आपको नेफ्ट केस में, जो हमारा इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम है उसके तहत 50,000 ही मैक्सिमम लिमिट है। इस पर क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ तक बात है आरटीजीएस और आरटीजीएस के लिए नो लिमिट, और आईएमपीएस के लिए दोस्तों जो लिमिट है वो है हमारा 2 लाख का। उसके बाद है दोस्तों जो सर्विस टाइमिंग है, इसमें चेंजेस लाया गया है, इसे आप लोग इग्नोर करें इस पार्टिकुलर लाइन को, क्योंकि ये अपडेट नहीं है, ठीक है। इसमें चेंजेस लाया गया है, ये 24 आवर्स अवेलेबल है दोस्तों नेफ्ट, ठीक है। चलिए तो वो ध्यान रखना है। और ट्रांजैक्शन चार्जेस तो वो वेरी करते हैं बैंक टू बैंक, तो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी तो होता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, विच इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रन्स ऑन बेसिस ऑफ डेफर्ड नेट सेटलमेंट। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, डेफर्ड नेट सेटलमेंट। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है नेफ्ट, दूसरा ऑप्शन है आरटीजीएस, तीसरा ऑप्शन है एसएमएस, और चौथा ऑप्शन है बीआईएफएससी। तो आपको ये बताना है कि डीएनएस के बेसिस पे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हमारा सिस्टम रन करता है। तो बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर है नेफ्ट। तो एनईएफटी हमारा जो होता है नेट, वो किस पे वर्क करता है, डीएनएस पे, डेफर्ड नेट सेटलमेंट पे, ठीक है दोस्तों। आइए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अंडर नेफ्ट द फंड ट्रांसफर सेटलमेंट शैल बी फाइनल एंड इररिवोकेबल एज डिफाइंड इन एज सून एज द सेम इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोसीड्यूर नोटिफाइड बाय आरबीआई। तो दोस्तों ये कौन सा एक्ट है जिसके अंदर जो फंड ट्रांसफर होगा नेफ्ट के थ्रू वो फाइनल माना जाएगा और इररिवोकेबल माना जाएगा। तो ऑप्शन ए का रहा है 34 ऑफ बैंकिंग बीआरए, ऑप्शन बी का रहा है 32 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ऑप्शन सी का रहा है सेक्शन 32 ऑफ द आरबीआई एक्ट, और ऑप्शन डी का रहा है सेक्शन 23 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 11 का डी, यानी कि सेक्शन 23 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आरटीजीएस इन इंडिया। आरटीजीएस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नहीं कर रहा है कि इट इज़ मैनेज बाय आरबीआई एज ए सेटलमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2004। सी का इट इज़ द बैच सेटलमेंट टाइप, डी का नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ये बैच टाइप सेटलमेंट नहीं होता है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों ये रियल टाइम होता है, बैचेज में नहीं होता है ये। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिस्क आरटीजीएस मैनेज नहीं करती है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बारे में डिटेल आप लोग जब सीआईबी की तैयारी करेंगे तब पता होगा, तब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कुछ बेसिक रिस्क हैं, जैसे कि ऑपरेशनल रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, सिस्टमिक रिस्क, नन ऑफ द अबव। तो ये इसमें से कौन सा रिस्क आरटीजीएस मैनेज नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क मान लीजिए कि कंप्यूटर के फेलियर के कारण आ जाए या किसी भी इक्विपमेंट के फेलियर के कारण आ जाए, ठीक है, उसे हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कैटेगरी में डालते हैं। मान लीजिए कि लाइन कट गया, पावर कट हो गया, तो ये जो पार्टिकुलर रिस्क है जो कि ऑपरेशनल रिस्क है, ये बेसिकली आरटीजीएस के अंदर मैनेज नहीं होता है दोस्तों। सो ओके, दिस शुड बी क्लियर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर हमारा, विच टाइप ऑफ मैसेज फ्लो मॉडल हैज बीन अडॉप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया बाय द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा कौन सा मॉडल
मैसेज फ्लो मॉडल अडॉप्ट किया गया है। तो दोस्तों ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी वाई मॉडल। चलिए अब हम लोग जरा मोबाइल बैंकिंग को देखते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग कब स्टार्ट हुआ था भारत में? 2002 में, ठीक है। और उससे पहले ट्रांजैक्शन जो SMS के थ्रू किए जाते थे, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम प्रेजेंट टाइम का बात करें तो अकाउंट चेक करने से लेकर क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना, यूटिलिटी बिल को पे करना या फंड को ट्रांसफ़र करना, सभी कुछ ऑनलाइन किया जा सकता है। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मोबाइल बैंकिंग। ओके, तो 2008 में ICICI बैंक पहला बैंक था जिसने मोबाइल बैंकिंग भारत में लॉन्च किया था दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, 2008 में ICICI बैंक, ठीक है। अब जरा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा सेफ डिपॉजिट लॉकर। बेसिकली ये एक फैसिलिटी है जो कि कस्टमर को एक्सटेंड की गई है ताकि कस्टमर अपने वैल्यूएबल्स को या अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक स्पेशली डिज़ाइन लॉकर में रख सकें, ठीक है। और दोस्तों ऐसे फ्री में तो रखेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, रेंटल्स होंगे, कुछ रेंट्स होंगे जो कि उन्हें देना होगा। अब दोस्तों तो फ्रेंड्स इस केस में जो हमारा सेफ डिपॉजिट लॉकर का केस है, इस केस में एक तरफ बैंक होंगे और एक तरफ लॉकर के हायरर होंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा कुछ सामान है, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैं बैंक में रख रहा हूँ, तो एक तरफ बैंक है और एक तरफ मैं हूँ। मैं कौन हूँ? तो मैं हायरर हूँ। किस चीज़ का हायरर हूँ? तो लॉकर का हायरर हूँ। तो दोस्तों मेरे और बैंक के बीच में एक रिलेशनशिप है। आइए जरा देखते हैं उस रिलेशनशिप का क्या नाम है। तो उसे कहते हैं लेसर एंड लेसी, या बेलर और बेली, या लाइसेंसर और लाइसेंसी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। तो लेसर लेसी, बेलर बेली या लाइसेंसर लाइसेंसी। तो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके आगे अर लगता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, मैंने समझाया भी अपने वीडियो में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक बात है नॉमिनेशन का, तो सेक्शन 45 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो कि नॉमिनेशन फैसिलिटी से डील करता है लॉकर सर्विस में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 45, ठीक है। अब देखिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है, ठीक है, सेफ डिपॉजिट लॉकर से रिलेटेड वो देखिए। यदि मान लीजिए कि सिंगली ऑपरेटेड लॉकर है तो नॉमिनेशन जो है केवल एक इंडिविजुअल के फेवर में किया जा सकता है। लेकिन जब सेफ डिपॉजिट लॉकर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल ज्वाइंटली कर रहे हो तो नॉमिनेशन जो है किसके फेवर में होगा? 1 और मोर पर्सन के फेवर में होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान किस बात की रखनी है कि सिंगली ऑपरेटेड लॉकर है या मोर देन 2 पर्सन के द्वारा लॉकर है। सिंगली ऑपरेटेड लॉकर के केस में नॉमिनेशन जो है केवल एक इंडिविजुअल के फेवर में होगा, और यदि 2 और मोर इंडिविजुअल ज्वाइंटली है तो उस केस में 1 और मोर पर्सन के फेवर में होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, व्हेन द सेफ डिपॉजिट लॉकर इज हायर्ड फ्रॉम द बैंक बाय 2 और मोर इंडिविजुअल, नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ ऑप्शन ए 1 इंडिविजुअल ओनली, ऑप्शन 2 मोर देन 1 इंडिविजुअल पॉसिबल। देखिए इस तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए कर रहा है ओनली 1, ओनली 2, आइदर 1 और 2, नाइदर 1 और नॉट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा आइदर 1 और 2, या तो एक इंडिविजुअल उसी केस में भी चलेगा या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल यदि हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ध्यान इस बात की रखनी है कि यदि यही सेम क्वेश्चन में आपको लिख दे कि सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल, तो उस केस में ओनली 1 इंडिविजुअल चलेगा। लेकिन यदि सेफ डिपॉजिट ऑफ लॉकर है तो उस केस में आइदर और चलेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलर बेली रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल इन। तो बेलर बेली रिलेशनशिप किस केस में एप्लीकेबल है? ए कैश डिपॉजिट विद कैशियर बाय कस्टमर, बी सेफ डिपॉजिट लॉकर, सी डिमांड ड्राफ्ट इशूड बाय बैंक, और डी कर रहा है कीपिंग आर्टिकल इन सेफ कस्टडी विद बैंक। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है जो आर्टिकल को सेफ कस्टडी बैंक में रखा गया है उस केस में बेलर बेली रिलेशनशिप होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द बैंक प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर टू द कस्टमर हु हायर देम ऑन लीज बेसिस। तो बैंक ने क्या किया है? सेफ डिपॉजिट लॉकर प्रोवाइड किया कस्टमर को, तो जिसने हायर किया दोस्तों लीज बेसिस पे, तो उस केस में बैंक कैसे एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में? तो देखिए आपके सामने प्रिंसिपल, बेली, लेसर, एजेंट, लेसी। तो दोस्तों जहाँ तक बात है सेफ डिपॉजिट लॉकर की, तो लेसर और लेसी ही आएगा। और चूंकि वो बैंक सर्विस प्रोवाइडर है, बैंक ही तो वो सेफ डिपॉजिट प्रोवाइड कर रही है, तो मैंने क्या बताया, जो सर्विस प्रोवाइड करे उसके आगे अर लगा देना है। सिंपल सी बात है, ऐसे आप लोग को याद रहेगा चीज़ें। तो पहली बात तो लेसर लेसी का ही रिलेशनशिप है। अब लेसर कौन है, लेसी कौन है, तो ये बताने के लिए चूंकि बैंक उस आर्टिकल को प्रोवाइड कर रही है, उस बैंक बेसिकली आपको वो सेफ डिपॉजिट प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए बैंक के आगे लेसर लगा देना है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेसर। चलिए उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेफ डिपॉजिट लॉकर रेंट पेबल इन एडवांस, क्या उसके रेंट को एडवांस में पे कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बैंक हैव्स टू कैरी आउट KYC चेक ऑन कस्टमर बिफोर प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, यानी लॉकर फैसिलिटी देने से पहले KYC चेक जरूर कर लेना है कस्टमर का, ठीक है, चाहे वो ओल्ड कस्टमर हो या न्यू कस्टमर हो। ऑल द एप्लीकेशन फॉर बैंक लॉकर फैसिलिटी मस्ट कंटेन अ वेट लिस्ट नंबर, एक वेट लिस्ट नंबर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। बैंक हैव टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द बैंक लॉकर्स। ऑब्वियसली बात है, ये तो अंडरस्टूड चीज़ है। लॉकर की मस्ट बी एम्बॉस्ड विद द बैंक और ब्रांच आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑनर ऑफ द की।
तो यानी कि जो लॉकर्स है उस पर क्या इम्बॉस होना चाहिए, तो बैंक और ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन कोड इम्बॉस होना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इज इट नेसेसरी दैट केवाईसी असेसमेंट फ्रॉम द सेफ डिपॉजिट लॉकर? बिल्कुल सही, ये तो होना ही चाहिए। यस, करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग जरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। पोर्टफोलियो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का एक बास्केट होता है या सिक्योरिटी का एक बास्केट है जो कि कोई एंटिटी होल्ड कर रही होती है दोस्तों। तो ये कौन होल्ड कर रही है? बेसिकली कोई एंटिटी होल्ड कर रही है। अब जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा दोस्तों, उसके अंदर डेब्ट भी आएगा और इक्विटी भी आएगा। तो फ्रेंड्स, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फ़ायदा क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जो कि आपको पब्लिकली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ तो मार्केट रिस्क तो इन्वॉल्व रहता है ना दोस्तों। तो यदि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्स कर रहे हैं तो जो मार्केट रिस्क है वो कम हो जाएगा, उसको रिड्यूस कर सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्यों होना चाहिए। अब देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, वो 4 बेसिक प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है कि जो फोकस होना चाहिए पूरे के पूरे पोर्टफोलियो पे होना चाहिए। दूसरा फोकस है दोस्तों, हमें रिस्क को मैनेज करना है। कब? जब लिक्विडेशन का टाइमिंग हो उस वक्त। तीसरा फोकस है दोस्तों कि अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन, अडॉप्ट डाइवर्सिफिकेशन टू मिनिमाइज द रिस्क। ओके, ऑब्वियस सी बात है, रिस्क को यदि स्प्रेड करना है तो आप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट कीजिए। और लास्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर शुड बी डिसाइड कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो। ऑब्वियस सी बात है, जो इन्वेस्टर है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या पर्पज है, उस बेसिस पे पोर्टफोलियो के कंपोजिशन को डिसाइड कीजिए। ठीक है, अब देखिए, पोर्टफोलियो स्कीम जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेना होगा। और दोस्तों, ये किसके ऑब्जर्वेंस के अंदर रहता है? तो ये मॉनिटर करता है सेबी आपको पता होगा, पोर्टफोलियो मैनेजर है, रूल्स एंड रेगुलेशन 1993। अब देखिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, इन टर्म्स ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस व्हाट मे नॉट बी ट्रू? ऑप्शन ए, द मिनिमम पीरियड फॉर विच फंड्स आर प्लेस्ड बाय द क्लाइंट इज 3 years। ऑप्शन बी, नो फिक्स रिटर्न इज गारंटेड। ऑप्शन सी, द ट्रांजेक्शन शुड बी बुक्ड एट मार्केट रेट। ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों, सभी के सभी करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ये लेसन, जिस लेसन में हम लोगों ने एंसिलरी सर्विस के बारे में बात किया। चारों टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, रेमिटेंस, सेफ डिपॉजिट लॉकर, गवर्नमेंट बिजनेस और ईबीटी। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल इस पार्टिकुलर वीडियो को, लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को जोड़िए हमारे इस चैनल के साथ। इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स का वो भी हिस्सा बने और दोस्तों अपना प्रिपरेशन को आसान बनाइए। धन्यवाद।